अरबपति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में सवाल करने के मामले में फंसी महुआ मोइत्रा से ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरी टीएमसी ने दूरी बना ली है। वजह ये कि टीएमसी पहले ही कई सारे घोटालों में फंसी हुई है और चुनावी मौसम में वो महुआ मोइत्रा का बचाव कर अपने हाथ और नहीं जलाना चाहेगी। यही वजह है कि कोई विपक्षी दल खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में आगे नहीं आ रहा है। अब तक सिर्फ तेजस्वी यादव और संजय राउत ने ही महुआ के समर्थन में अपना बयान जारी किया, लेकिन इस बीच महुआ को सहारा देने कांग्रेस सामने आ गई। अधीर रंजन चौधरी महुआ के बचाव में खुलकर आए और अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि किसी खास व्यक्ति या उद्योगपति को बचाने के लिए सरकार को दिक्कत हो रही है। संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन में हम जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जब भी कोई हमारे पास सवाल होता है तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में महुआ के मामले की जांच करने और टीम गठित करने के लिए एथिक्स कमेटी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में इतनी तत्परता दिखाना और एथिक्स कमेटी बनाकर जांच शुरू करने का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। सरकार राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार एक खास उद्योगपति को बचाने के लिए इतनी उत्सुक है कि अगर कोई उसके खिलाफ सवाल पूछता है तो वह देश का दुश्मन बन जाता है। उन्होंने कहा कि एक उद्योगपति के खिलाफ आवाज उठाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले सदस्यों को लेकर कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार के नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं उनके साथ तो सीबीआई, ईडी जैसी तमाम एजेंसीज हैं और इन सभी को तैनात कर दीजिए। तृणमूल ने साफ कर दिया कि पार्टी इस मामले में नहीं पड़ेगी। पार्टी के राज्य महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि महुआ के मामले में तृणमूल को कोई टिप्पणी नहीं करनी, पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। दुर्गा पूजा के उद्घाटन के मौके पर वे पिछले कुछ दिनों से वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन महुआ को लेकर एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जहां जाते हैं सबसे पहले जातीय जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, ये सोचकर कि ओबीसी वोटर्स कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन जब से अखिलेश यादव की कांग्रेस से ठनी है, अखिलेश कांग्रेस की एक एक परतें बेदर्दी से उधेड़ रहे हैं। वे ऐसा तब कर रहे हैं जब 28 दलों ने एक साथ मिलकर एनडीए को हराने की कसम खाई और मिलकर चुनाव लड़ने की आपस में पक्के वादे किए। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अखिलेश की बात नहीं बनी। उसके बाद से दोनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कांग्रेस को धोखेबाज कहने के बाद अब अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। अखिलेश ने कहा कि यह चमत्कार है कि आज कांग्रेस भी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर तो कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जातीय जनगणना नहीं होने दी। ये चमत्कार है क्योंकि सबको एहसास हो गया कि जब तक आदिवासी, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को साथ नहीं लिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खुद यही कहते हैं, हम पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी कुछ अगड़े भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या बात है। ये तो चमत्कार इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी भी इस चमत्कार में आ गई कि उन्हें भी जातीय जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वोट वो ढूंढते रहे थे वो अब उनके साथ ही नहीं है। हकीकत ये भी है कि कांग्रेस पूरे देश में घूम घूम कर जातीय जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार जातीय सर्वे के आंकड़े जारी नहीं कर रही। ये वही सर्वे रिपोर्ट है जो खुद सिद्धरामैया ने अपने पिछले कार्यकाल में तैयार करवाई। इसे जारी करने की कांग्रेस की कई नेता मांग कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसे कर्नाटक में जारी नहीं करवा रही है। मतलब कि जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का रवैया अभी भी दोहरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तल्खी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से बढ़ी हुई है। कांग्रेस ने एमपी में सपा को एक भी सीट नहीं दी, जिसने बाद में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की। अब अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने उनके साथ जैसा व्यवहार मध्य प्रदेश में किया वैसा ही व्यवहार वे यूपी में उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुके न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने किसी तरह राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी। इन दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया।
चीन से मोटा माल लेकर भारत में चाइना का प्रचार करने वाले पुरखास्त को दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश पारित किया। हालांकि इससे पहले कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पुरकायस्थ को बचाने की तमाम कोशिशें की थीं। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह डाला था कि न्यूज क्लिक को चाइना से एक पैसा भी नहीं मिला। ये गिरफ्तारी मीडिया की आवाज दबाने के लिए की गई है। सिब्बल ने गिरफ्तारी को अवैध तक बताया और पुरकायस्थ को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। कपिल सिब्बल ने पुरकायस्थ की उम्र का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट में उनकी एक भी दलील कामयाब नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चाइना से बड़ी राशि मिली थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि लोकसभा 2019 के चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए थे। न्यूज क्लिक के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली और एनसीआर में 9 महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक एनजीओ चलाने वाले केजरीवाल को अन्ना का सहारा क्या मिला? आरटीआई को लेकर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल देखते देखते दिल्ली के सीएम बन बैठे। जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, अब उसका अस्त करीब दिख रहा है। वजह शराब घोटाला, ईमानदारी की बात करना और भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें किताबों और नारों में ही ठीक लगती हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल को जल्द ही समझ में आ गई और गुपचुप शराब नीति उन्होंने बना ली, जिसकी वजह से पार्टी के 2 बड़े नेता अब जेल में हैं और अब बारी पूरी पार्टी की है, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामला दर्ज करने जा रही हैं। मामला दर्ज होते ही पार्टी के कई पदाधिकारी तो नपेंगे ही, खुद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ तिहाड़ के अंदर नजर आने लगेंगे। रही बात पार्टी की, तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 22 मार्च 2021 को दिल्ली के लिए नई शराब नीति की घोषणा की थी। 17 नवंबर 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति लागू कर नई नीति में व्यवसायियों को भारी छूट देने के साथ साथ गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने, शराब की होम डिलीवरी कराने और मॉल में शराब की बिक्री देने की अनुमति शामिल की थी। शराब पीने की उम्र घटाना, शराबबंदी के दिनों की संख्या घटाने से लेकर शराब कंपनीज को खुदरा बिक्री क्षेत्र में अनुमति देने सहित इस शराब नीति में कई ऐसे प्रावधान लागू किए गए जिनको लेकर विरोध शुरू हो गया। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि कंपनीज को शराब का लाइसेंस देने में भारी घोटाला किया गया। शराब बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। मुनाफे का 6% व्यापारी का और 6% आम आदमी पार्टी का सौदा लॉक हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि इसमें से 6% कमीशन आम आदमी पार्टी को देना तय किया गया था। उसका आरोप यह भी है कि शराब नीति में भारी काली कमाई की गई, जिसे पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। सबसे ज्यादा विरोध गली मोहल्लों में खुली शराब की दुकानों की अनुमति को लेकर हो रहा था। अब तक अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से घेरने में असफल रही बीजेपी को शराब घोटाला के रूप में बड़ा मौका मिल गया और उसने जमकर हमला बोला। माना जाता है कि भाजपा को इसका लाभ भी मिला और 3 बार नगर निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने और घोर सत्ता विरोधी रुझान के बाद भी वे निगम चुनावों में 100 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। अब भाजपा की दृष्टि लोकसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। भाजपा के विरोध से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगा। विरोध और राजनीतिक नुकसान देखकर सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति वापस ले ली और पुरानी शराब नीति को दोबारा लागू कर दिया। इस मामले में सीबीआई में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन विभिन्न आरोपों को लेकर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय में छापेमारी की। बाद में 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी 9 मार्च को शराब घोटाले के लेन देन की जांच को लेकर हिरासत में ले लिया और इसी मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के करीबी ने मनीष सिसोदिया के एक करीबी अर्जुन पांडे को लगभग 4 करोड़ रुपए घूस के तौर पर दिए।
जिससे शराब नीति में अपेक्षित बदलाव लाया जा सके। इस प्रकार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के एक करीबी पर एक अन्य शराब कारोबारी से घूस के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील अदालत में ये तर्क देते हैं कि लोगों को सस्ती शराब मिली, लेकिन एक पर एक फ्री का खेल सिर्फ कुछ दिनों के लिए था। वजह यह कि सिंगल लाइसेंस वालों को बड़े कारोबारी मार्केट से बाहर करना चाहते थे और इसी वजह से एक पर एक फ्री की स्कीम चलाई गई। इस दौरान कई कारोबारियों ने अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर दिया। वकील अश्विनी दुबे ने कहा कि किसी राजनीतिक दल का गठन चुनाव आयोग की नियमावली के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक दल पैसों के लेन देन करने वाली कंपनी नहीं होती और इस पर पैसे लेने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यदि पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी को मिले पैसे का दुरुपयोग किया है या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति या कंपनी से पैसा लिया है तो ये कदाचार की श्रेणियों में आता है और इसके लिए उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भले ही शराब घोटाला मामले में जेल में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दोनों का नाम विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया है। सवाल ये कि जेल में बंद ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे, या फिर केजरीवाल को इस बात की पक्की जानकारी है कि इन दोनों को जमानत मिलने वाली है। दोनों में से एक मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। अब ये केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया को जमानत मिलने वाली है और इन सब के बीच सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने सीधे सिसोदिया के बैंक खातों की जानकारी मांग ली। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर बचाव पक्ष को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में आरोपी पॉपुलर स्पिरिट कंपनी पर भी अभी तक सुनवाई में शामिल न होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राउज एवेन्यू स्थित एक विशेष न्यायाधीश MK नागपाल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय नायर और मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। विजय नायर ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें मोबाइल CDR की रिपोर्ट जो ईडी ने पेश की है उपलब्ध कराई जाए। इससे कोर्ट में सिसोदिया ने नए बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ईडी की तरफ से पेश लोक अभियोजक नवीन मट्टा ने अदालत से कहा कि नए बैंक खाते की जानकारी भी ईडी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य आरोपियों ने भी ईडी की चार्जशीट की कॉपी मांगी। इस पर लोक अभियोजक ने कोर्ट से समय मांगा। अदालत ने मामले को 21 नवंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर लिया है और इसी मामले से जुड़े एक मुकदमे में CBI को भी 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और हाल ही में उन्होंने अपने विधायक निधि का भी इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उनको बड़ी राहत मिली। सिसोदिया के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अदालत की मंजूरी के बाद सड़कों की मरम्मत, पाइपलाइन बिछाने और कुछ पार्क्स का सौंदर्यीकरण जैसे कुछ चिन्हित कार्य किए जाने की तैयारी है और इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं। कोर्ट से भी विधायक निधि का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए और कारोबारी हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में जिन बातों को स्वीकार किया, उनमें एक और सबसे बड़ी बात सही साबित हो गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने अपनी जांच में पाया कि संसद की आधिकारिक वेबसाइट के यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग दुबई में किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी कहा था कि महुआ ने उन्हें संसद की वेबसाइट का लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध कराया था और उनकी तरफ से सवाल वही लोड किया करते थे। मतलब कि महुआ पर फंदा कसता जा रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा अब भी सवालों का जवाब देने के बदले उसे गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही हैं। वह पूछ रही है कि बाकी सबका आता पता दो, किसने कहां लॉगिन क्रेडेंशियल यूज किया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त दुबई में पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया उस वक्त महुआ भारत में थी, लेकिन महुआ मोइत्रा अब भी सारे आरोपों से इनकार कर रही हैं। लेकिन दर्शन के हलफनामे से ये तो साफ है कि उसके आरोप गलत साबित हुए तो फिर उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक महुआ के चक्कर में वो अपने अरबों के कारोबार में क्यों पचड़े में फंसाएंगे। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में भी ये दावा किया कि TMC सांसद ने महंगे लग्जरी आइटम, दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत का खर्च, यात्रा का खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर यात्राओं के लिए भी उनसे कई बार मदद ली। जाहिर है कि उन्होंने बिना सबूत ये आरोप नहीं लगाए होंगे।
क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप अगर झूठे निकलते हैं तो उल्टा दर्शन फंस सकते हैं, और अगर ये साबित हो जाते हैं तो महुआ की मुश्किलें बढ़ना तय है। कोर्ट में इन खर्चों की रिसीट ये साबित करने के लिए काफी होगी कि महुआ ने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे थे। लेकिन महुआ दर्शन हीरानंदानी के सारे आरोपों का जवाब फैक्ट के साथ देने के बजाय आरोप लगाने वाले की टेक्निकलिटी पर सवाल उठा रही हैं। जैसे दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आरोपों को उन्होंने खुद क्यों नहीं पढ़ा, ट्वीट क्यों नहीं किया, उनकी कंपनी की ओर से ये बातें क्यों नहीं कही गई, दर्शन के आरोप कंपनी के लेटर हेड पर क्यों नहीं है, आरोप नोटरीकृत क्यों नहीं है। महुआ के ये सभी जवाब उनके दर्शन में कहीं से खड़े नहीं होते। उनके इस तरह के तर्कों से ये लगता है कि उनके पास जवाब देने के लिए अब कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि इस तरह के आरोप अपनी कंपनी के लेटर हेड पर ही लिखे जाएं। महुआ अपने लिखे जवाब के पैराग्राफ में दावा करती हैं कि दर्शन ने मेरी मांगे मान ली, क्योंकि उसे डर था कि मैं नाराज न हो जाऊं। दर्शन और उनके पिता भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के संचालक हैं। यूपी और गुजरात में उनकी हालिया परियोजनाओं का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। दर्शन हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ उनके व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश भी गए थे। ऐसे धनी सफल व्यवसायी जिसकी हर मंत्री और पीएमओ तक सीधी पहुंच हो, उसे पहली बार के विपक्षी सांसद द्वारा उपहार देने और उसकी मांगों को मानने के लिए क्यों मजबूर किया जाएगा। महुआ द्वारा ये तर्क दिया जाना जितना उनको निर्दोष साबित करता है, उतना ही दर्शन हीरानंदानी को भी। जिस शख्स के पास इतनी दौलत है, इतनी पहचान, इतना बड़ा साम्राज्य, वह इस पचड़े में क्यों पड़ेगा। हीरानंदानी के पास इस पचड़े में पड़ने के लिए कुछ नहीं है, और खोने के लिए भी बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य है, जो वे कम से कम महुआ मोइत्रा पर तो कुर्बान करने से रहे। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव कांग्रेस से बदला लेने के लिए लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। वे मध्य प्रदेश के मैदान में ही कांग्रेस को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस में जो बगावत का बवंडर उठा है, अखिलेश यादव इसी का सहारा लेकर कम से कम 50 सीटों पर कांग्रेस की ऐसी तैसी करने के मूड में है। इन सब के बीच बीजेपी ने अखिलेश के जख्मों पर मरहम लगा दिया और कहा कि बात तो सम्मान की है, अखिलेश को अपने सम्मान की रक्षा करनी ही चाहिए। बस फिर क्या था, अखिलेश ने कह डाला कि वे इंडिया अलायंस के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। जाहिर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जंग में सारी हदें पार हो चुकी हैं। कमलनाथ के बोल अखिलेश पर बिगड़े तो सपा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के प्रादेशिक से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक पर तीखे हमले शुरू कर दिए। इससे बीजेपी को बिना कुछ किए बनने से पहले ही यूपी में देश के सबसे बड़े सूबे में इंडी गठबंधन बिखरता दिख रहा है। ऐसे में भाजपा आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अखिलेश के सम्मान की बात उठाकर अपनी ओर से एक कोशिश भी कर डाली। अमित मालवीय ने इस पोस्ट में कहा कि सुनने में आ रहा है कि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। इतने अपमान के बाद इंडी गठबंधन से अलग होकर अपना अस्तित्व तलाशना अखिलेश यादव के लिए सम्मान का विषय हो गया है। लेकिन क्या अखिलेश इस आक्रोश को यथार्थ रूप दे सकेंगे? अमित मालवीय ने अपने पोस्ट के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह द्वारा की गई एक पोस्ट को टैग किया है। एक अन्य पोस्ट में आईपी सिंह ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर जमकर हमला बोला है। आईपी सिंह ने लिखा कि श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि कांग्रेस दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। उसे कांग्रेसी बार बार अपने आचरण से साबित करते हैं। 2004 से 2014 तक सहयोगी दलों के साथ क्या बर्ताव किया, सारा हिंदुस्तान जानता है। आईपी सिंह ने आगे लिखा कि 2004 में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता श्रद्धेय नेताजी ने 39 सीटें जीत कर दिखाया। बीजेपी 8 सीट पर यूपी में सिमट गई और 10 वर्षों तक खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस ने नेताजी का उत्पीड़न शुरू कर दिया। केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने समाजवादियों को दूर रखा। माननीय लालू यादव जी को मुसीबत में इसी राहुल गांधी के अपनी नादानी ने डाला। उसके बाद मोदी ने उन्हें जेल में डाल दिया, जहां उनकी किडनी खराब हो गई। तब से वे बेचारे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं। बिना ओबीसी के कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। देश में आपकी पैदल यात्रा से उत्तर भारत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करने वाली पार्टी अब 50 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। मामले की नजाकत समझते हुए सपा से बढ़ी कड़वाहट का अब कांग्रेस नेता भी नफा नुकसान का आकलन करने लगे हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक भाजपा से टक्कर सपा ही ले सकती है। वह अकेले दम पर मुकाबला करेगी। कांग्रेस ने उसे अंधेरे में रखा, लिहाजा अब पार्टी उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो समीकरण के लिहाज से अनुकूल है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सपा 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। शेष सीटों पर मंथन जारी है। आज लिस्ट पर सहमति बनने के आसार हैं।
1-2 दिन में शेष प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों पर जोर दे रही है जिनका अपना भी जनाधार है। ऐसे में पार्टी भले ही उन सीटों पर जीत दर्ज न कर सके, मगर फाइट में आ सके, ताकि मध्य प्रदेश में भविष्य में संगठन को धार दी जा सके। ऐसे में कांग्रेस के रूठे नेताओं पर भी पार्टी की नजर है। इन नेताओं को टिकट देकर सपा चुनाव में टक्कर देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।